लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी बिसात बिछ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चालें चल रही है। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस की सियासी बिसात क्या है? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, कांग्रेस के माइनॉरिटी के राष्ट्रीय चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब। स्वागत है आपका। शुक्रिया। सियासी बिसात कहां तक बिछाई आपने? बीजेपी ने 195 उम्मीदवार घोषित कर दिए। नहीं, कौन सा तीर मार लिया? कई लोगों ने टिकट वापस कर दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। 3 बजे रात तक मीटिंग करके तब टिकट अनाउंस किया और उस मंथन से कौन निकला? पवन सिंह निकले, जिनका टिकट वापस हुआ या खुद उन्होंने वापस कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। बंगाली अस्मिता के नाम पर जो भद्द पिटी भारतीय जनता पार्टी की, वो देश के सामने है। तो इस बार भाजपा बहुत परेशान है भाई। जबरन कुछ लोग रिटायर कर दिए गए। गौतम गंभीर जैसे व्यक्ति को, जयंत सिन्हा खुद कह रहे हैं हमें नहीं लड़ना है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, मीनाक्षी लेखी जी को, प्रवेश वर्मा को, सबको तो किनारे लगा दिया मोदी जी ने। तो भाजपा ने जो 195 टिकट अनाउंस किए हैं, उसमें कितने लोग बमुश्किल जीत पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है ना कि उन्होंने सीएसी की बैठक कर ली, प्रधानमंत्री 3 बजे तक बैठक में शामिल रहे, 195 की सूची आ गई। आपकी केंद्रीय चुनाव समिति की तो पहली बैठक भी नहीं हो पाई है। नहीं, हमारी तैयारियां बिल्कुल शानदार तरीके से हैं और एक बार ही आपको दिख जाएगा जिस दिन सूची अनाउंस होगी। बैठक, मैंने कहा ना 3 बजे तक बैठक की, उसका परिणाम क्या निकला? पवन सिंह। तो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है, ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया उन्होंने कि जिसका टिकट 24 घंटे के अंदर उन्हें वापस लेना पड़ा, तो ये ठीक थोड़ी ही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक नहीं है ये। लेकिन आपकी सूची कब तक आ जाएगी फिर? प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की सच्चाई पवन सिंह के टिकट के रूप में दिखी है आपको, तो इसे ठीक तो नहीं कहा जा सकता ना। हमारे टिकट बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगे। आज हमारा मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग है, हमारा मैनिफेस्टो जल्दी ही जारी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कहाँ है? सीट शेयरिंग फार्मूले पे कहाँ तक बात पहुंची? चिराग पासवान नाराज हैं, आपके उपेंद्र कुशवाहा मीटिंग में क्यों नहीं आए? भाजपा वालों से सवाल पूछ रहे हैं, आप नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको कांग्रेसियों से सवाल पूछना है कि आपकी मीटिंग क्यों नहीं हुई? भाजपा के एनडीए अलायंस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हमने तो कल इतनी बड़ी 10 लाख लोगों की रैली करके दिखाई ना। इंडिया अलायंस की रैली कल आपने देखी पटना वाली? बात बताइए, तो मैंने देखी, बहुत अच्छी आप लोगों की मीटिंग थी। प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया, रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया, खुश हैं आप? नहीं, क्यों कट गया? मोदी जी ने कोई कारण बताया क्यों काट दिया? कारण बताया? दानिश अली जो वाला जो प्रकरण था संसद में, और जो लगातार गांधी के खिलाफ बोलने वाली प्रज्ञा ठाकुर, उनका टिकट कटा है, तो इसको देखकर आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी एक नई लकीर खींचना चाहते हैं? नहीं, तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि रमेश बिधूड़ी ने जो गाली दी थी वो गलत किया था? क्या अब इस बात को मान रही है? अब आकर के उस समय पुरस्कृत करके उनको कोटा में प्रभारी बना के भेजा गया और आज टिकट काट रहे हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सस्पेंड क्यों नहीं किया उनको स्पीकर महोदय ने? तो सवाल तो इतने सारे हैं कि टिकट तो उन वजहों से, आपको लगता है उन वजहों से भाजपा टिकट काटेगी? उन वजहों पे तो पुरस्कृत किया जाता है। टिकट काटने के तो दूसरे कारण हो गए। हो सकता है मोदी जी के मानक पर, विशेष मानक पर लोग खरे ना उतर पाए हों, वो अलग बात है। इमरान भाई, आप कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, लेकिन इस बार मुसलमान को भी टिकट मिला है। केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम साहब, बहुत कृपा कर दी उन्होंने, बहुत कृपा कर दी। मैं तो ढूंढ रहा था कि मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम, शहनवाज हुसैन, एमजे अकबर, ये लोग कहाँ हैं उस लिस्ट में? कहाँ से टिकट दिया? मलप्पुरम से, जहां और कोई विकल्प ही नहीं था। वाइस चांसलर रह चुके हैं वो। वाइस चांसलर रह चुके हैं। वाइस चांसलर तो तारिक मंसूर साहब भी रह चुके हैं। आजकल उनका लेख पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी जी की भक्ति भावना में इतना लीन हो गए हैं कि वाइस चांसलर जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने लेख में इतने गलत आंकड़े पेश कर रहा है कि मुझे हैरत हो रही है कि उनकी डिग्रियां भी मोदी जी की तरह फर्जी तो नहीं है। एक बात बताइए, बीजेपी कहती है कि राम पर भरोसा है उनको, राम का आशीर्वाद उनको है, कांग्रेस पर किसका आशीर्वाद है? देखिए, किसी भी भगवान का सब पर आशीर्वाद होता है। उनको, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राम पे भरोसा है, काम पे भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि काम उन्होंने कुछ किया नहीं। 700 किसान शहीद हो गए, फिर से किसान सरहद पर बैठे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। 31 किसान इस देश में प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है।
नौजवान नौकरी ना पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। दौड़ा दौड़ा के नौकरी नहीं दी जा रही, लाठियां दी जा रही। वो विजुअल आपने देखे होंगे ना, मतलब पुलिस दौड़ा रही है, युवा भाग रहे हैं, महिलाएं प्रधानमंत्री की चौखट पर जाकर अपना मेडल वापस कर दे रही हैं, ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां। और भाजपा क्या कर रही है, या तो अपराधियों के साथ खड़ी है या फिर पवन सिंह जी जैसे व्यक्ति को टिकट दे रही है। लेकिन आप बिखर क्यों रहे हैं? आप देखिए हिमाचल प्रदेश में आपके साथ क्या हुआ, तमाम बड़े नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है कांग्रेस बिखरती जा रही है। निखरती जा रही है, बिखरती जा रही है। अशोक चौहान तो चले गए। हर पतझड़ के बाद वसंत आता है, बहार आती है। ये पतझड़ थी, पत्ते टूट के गिरे, पुराने पत्ते टूटेंगे, गिरेंगे, तभी तो नई कोपलें निकलेंगी। सूखे पत्तों की जो आप बात कर रहे हैं, पुराने पत्तों, पुराने पत्तों की बात कर रहा हूँ। पुराने पत्तों को राज्यसभा मिल गई, हुआ नहीं मानता हूँ। राज्यसभा में चले गए, अशोक चौहान राज्यसभा में चले गए, आरपीएन सिंह चले। भाजपा के पास अपने नेताओं को राज्यसभा देने के लिए कोई कारण नहीं है, या इस लायक नहीं है कि वो अपने नेताओं को राज्यसभा दें। उन्हें कांग्रेस से आयातित करके राज्यसभाएं देनी पड़ेंगी। अब तो राज्यसभा में जिस दिन ये सारे लोग पलट के फिर इधर आ गए, उस दिन क्या होगा? भाजपा के पास कौन बचेगा? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? बहुत शानदार तरीके से हमारा इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगा। आंकड़े फर्जी गिनाने का शौक प्रधानमंत्री जी को है, हम लोग ये काम नहीं करते हैं। हम रिजल्ट देंगे, परिणाम देंगे, आंकड़े नहीं गिनाएंगे। मुसलमानों को लेकर क्या कहेंगे, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम सबकी पार्टी है, तो क्या मान लिया जाए कि इस बार मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई देगा? नहीं, मानने का एक आध कारण बता दीजिए पहले, तब तो मान लीजिए। ऐसे ही मान लेंगे आप? हमसे टिकट मिला ना एक मुस्लिम, ये इतना कारण पर्याप्त है? इतना पर्याप्त कारण है आपको लगता है? अभी इतनी राज्यसभाएं आई, एक भी मुसलमान को दिया राज्यसभा? उन्होंने नहीं दिया ना। तो मतलब मानने के लिए सिर्फ आप बस मान लिया जाए। कैसे मान लिया जाए भाई? मुसलमान तो छोड़िए, इस देश का किसान भाजपा को वोट नहीं देगा, इस देश का नौजवान भाजपा को वोट नहीं देगा, इस देश की महिलाएं हाथरस, कठुआ, उन्नाव, सोनभद्र में इनके एक विधायक को 25 वर्ष की सजा सुनाई गई, और मतलब पूरा इतिहास भरा पड़ा है। और अभी कल ही, आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव व्यक्ति हैं, कोई उपेंद्र रावत जी एक सांसद है, मैंने सुना है, पहले ईडी आती थी, अब सीडी आ रही है, और बड़ी भव्य सीडी है, सुना है मैंने, दिव्य दर्शन हो। देखी है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैं सिर्फ ईडी की छापेमारी देखता हूँ, सीडी वाली छापेमारी नहीं देखता हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि वो तो ठीक है कि आप ईडी की छापेमारी तो आपके यहाँ भी हो रही है, उनके यहाँ तो हो नहीं रही। हाँ। ही हो रही भाई। लेकिन सवाल एक और है कि आपका कैंपेन कहाँ है? उनका कैंपेन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग करते हैं, रैलियां करते हैं। आज नया ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि देश मेरा परिवार। आप लोग सवाल उठाते हैं कि उनका परिवार उन्होंने छोड़ दिया, अब उन्होंने कहा कि देश मेरा परिवार, और बीजेपी ने पूरा कैंपेन चला दिया है कि मोदी का परिवार। पहली बात तो यह कि नरेंद्र मोदी जी के उस परिवार में किसान आते हैं या नहीं? नरेंद्र मोदी जी के उस परिवार में युवा आते हैं कि नहीं, जो लाठियां खा रहे हैं नौकरी मांगने के नाम पर? उत्तर प्रदेश का कोई चौराहा नहीं बचा होगा जहां युवा नौकरी मांगने के लिए परेशान ना हो। उनके उस परिवार में देश का वो युवा आता है जिसका पेपर लीक हो जाता है कि नहीं? वो महिलाएं आती हैं मोदी जी के परिवार में जिनके साथ अत्याचार हो रहा है या नहीं? वो घरेलू महिलाएं आती हैं जो गैस सिलेंडर का बर्नर जलाने के बाद आंसू उनके गिरते हैं क्योंकि इतनी महंगी हो गई है गैस, वो आती है उनके परिवार में या नहीं? आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ तक पर जीएसटी लगाने वाले प्रधानमंत्री जी के परिवार में गरीब आता है या नहीं? शायद नहीं आता। दूसरी बात, आप कह रहे हैं हमारा कैंपेन कहाँ है? आपको मणिपुर से और मुंबई तक के रास्ते में राहुल गांधी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? आपको नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट दिख रहा है बस? आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए राहुल गांधी नहीं दिखाई पड़े, आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी दिखाई पड़ रहे हैं। आप चश्मा उतारिए वो वाला, आपको हमारा कैंपेन दिखेगा। मैं रात हैदराबाद में था, हमारे माननीय खरगे जी लगातार देश में जनसभाएं कर रहे हैं, राहुल गांधी जी सड़कों की खाक छान रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। असली कैंपेन तो ये है, इवेंट को आप कैंपेन कहेंगे क्या? इस कैंपेन से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपको लगता है? बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? हमारा सपना है बनेंगे, हम उसके लिए मेहनत करेंगे, और बाकी उन पर निर्भर करेगा कि वो क्या चाहते हैं, वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो तो अलग मिजाज के आदमी हैं, लेकिन इतना आपको आश्वस्त करता हूं कि इंडिया अलायंस की सरकार जरूर बनेगी। इमरान के लिए, भारत के इमरान के लिए राम क्या है? राम इमाम हिंद हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा है। इमरान तो बहुत छोटे शायर हैं। तो लेकिन मैंने तो रामचरितमानस को सिलेबस में पढ़ा है। मैं हिंदी साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री झूठी है, मेरी सच्ची है, जब कहेंगे मैं दिखा दूंगा। लेकिन
लेकिन सवाल ये भी है कि लगातार बीजेपी जो है रणनीतिक तौर पर अपनी सीटों का तो ऐलान कर ही रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से ये बात आ रही है कि कांग्रेस बहुत निष्क्रिय है, लोकसभा चुनाव लड़ नहीं पा रही है। इसका क्या जवाब देंगे बीजेपी को? इतना परेशान क्यों है? हमारी निष्क्रियता से भाजपा इतना चिंतित क्यों है? हम निष्क्रिय कहाँ हैं? हम चारों तरफ दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। मैंने कहा ना, कल 10 लाख से ज्यादा लोग गांधी मैदान में इकट्ठा थे और भाजपा कह रही है कि इंडिया अलायंस निष्क्रिय है, कांग्रेस निष्क्रिय है। राहुल गांधी के मणिपुर से मुंबई के रास्ते में जहां जहां राहुल गांधी रुक रहे हैं, हजारों लाखों लोग उनको सुनने आ रहे हैं। युवा उनसे अपनी पीड़ा कहने आ रहा है, तख्तियां लेकर के आ रहा है रोजगार मांगने की, पेपर लीक की शिकायतें करने राहुल गांधी से आ रहा है। और जब राहुल गांधी प्रतापगढ़ की रैली में खड़े होकर युवाओं से कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है, पेपर लीक होता रहेगा, तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तो राहुल गांधी की ये बात सुनकर के युवाओं का जो प्रदर्शन है वो जब जोश में आता है तो सरकार को अपना पेपर वो परीक्षा भर्ती रद्द करनी पड़ती है। और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, हमारी सक्रियता कहाँ है? इससे बड़ी सक्रियता क्या हो सकती है कि जिस राज्य पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा गर्व कर रही है, उस राज्य की सरकार हर दूसरे दिन एक परीक्षा जो है वो रद्द कर रही है, भर्ती परीक्षा। ये राहुल गांधी का दबाव है, ये राहुल गांधी की सक्रियता है। और राहुल गांधी जो पिछड़ों के लिए आवाज उठा रहे हैं, युवाओं के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि सबसे मजबूत सरकार जिसको भाजपा मानती है वो इस समय सबसे ज्यादा बैकफुट पर है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को कम टिकट देती है, तो इमरान प्रतापगढ़ी कितने मुसलमानों को इस लोकसभा चुनाव में जो है प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं और कितने उम्मीदवारों की आप वकालत करेंगे? नहीं, देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि भाजपा कम टिकट देती है। गिला करें वो जिनसे तुम्हें उम्मीदें थी, गिला करें वो जिनसे तुम्हें उम्मीदें थी। हमें तो खैर तेरा एतबार था ही नहीं, हमें तो पता ही है कि उन्हें कुछ नहीं करना है। उन्होंने तो एमजे अकबर, जफर इस्लाम और मुख्तार अब्बास नकवी को किस डस्टबिन में डाल दिया पता ही नहीं चल रहा है। तो टिकट की आस क्या करें उनसे? तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उससे होती है जिससे उम्मीद होती है। आप चाहते हैं कि 33% आरक्षण आपको भी मिलना चाहिए लोकसभा चुनाव की प्रत्याशियों की सूची में? नरेंद्र मोदी जी ने जितने आरक्षण थे सारे समाप्त कर दिए, किसी नए को क्या देंगे? दलितों का आरक्षण धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करके खत्म करते जा रहे हैं। निजीकरण क्या है? आरक्षण के खिलाफ इस देश में सबसे बड़ी साजिश क्या है? निजीकरण। रेलवे का निजीकरण कर दो, जो आपको आरक्षण मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी आरक्षण लेने वाले व्यक्ति का नाम है, देने वाले का नहीं। उन्होंने दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खा लिया है लगभग। धीरे धीरे देश के पिछड़ों और दलितों को ये बात समझ में आ जाएगी। मैंने आपके डिपार्टमेंट को देखा है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देखा है, आपके आने के बाद सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी है, भीड़ बहुत ज़्यादा जुट रही है। महिलाएं भी अमूमन आपको पहले की रैलियों में हम नहीं देखते थे, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आपकी रैलियों में आती हैं। महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व देने वाले हैं इस बार आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट? हमारे विभाग में हम लगातार प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। पहली बार आप देखें, चुनाव में भी हम प्रतिनिधित्व देंगे, हम संगठनात्मक तौर पे भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट में हमारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो एक महिला है, हमारी कार्यकारिणी में बाकी महिलाएं। और आपको मतलब जान के हैरत होगी कि पहली बार है कि हमारी कर्नाटक की, बिहार की, गोवा की और पंजाब की हमारी कमेटी में 4 प्रभारी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की महिलाएं हैं। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इतिहास में पहली बार हुआ। भी लड़वाएंगे उनको, वो लड़ने की इच्छुक होंगी तो हम उनकी मदद करेंगे। जितना हमारी सामर्थ्य है हम उस सामर्थ्य के हिसाब से हम प्रयास करेंगे। और इस देश में महिलाओं को आरक्षण के लिए जो इवेंट किया प्रधानमंत्री जी ने, उसकी जड़ भी तो कांग्रेस पार्टी है। माननीय आदरणीय सोनिया जी ने उसकी नींव रखी थी। राजीव जी ने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया था। तो भाजपा जबरन क्रेडिट लेने की कोई कोशिश न करे, वो सबसे पहले अपनी पार्टी की जो संगठनात्मक सूची है उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें, टिकट तो बाद में देंगे। बीजेपी करी 400 पार, 370 के पार, क्या कहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी? सारे नारे खोखले हैं, झूठे हैं। भाजपा झूठी पार्टी है। प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। खरगे जी ने 100 कहा था, वो बड़े व्यक्ति हैं, हो सकता है कि उनके जिह्वा पे उस वक्त सरस्वती रही हो। 100 पार करना मुश्किल है। ये 400 का आंकड़ा फर्जी है, उसी तरह से जिस तरह 15 लाख का जुमला था वैसे ही 400 का जुमला है। तो बीजेपी चलिए नहीं इतना आंकड़ा पार करी, तो कांग्रेस का क्या आंकड़ा है? इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस कितनी जीतेगी? हम सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे उस इंडिया अलायंस में। कोई नंबर नहीं आ रहा? नंबर के, मैं कह रहा हूँ ना, हम नंबरों के खेल में नहीं उलझते हैं। हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे संगठनात्मक तौर पे, चुनाव की रणनीतियों पे। नंबर गिनाना ये डरे हुए व्यक्ति का काम होता है कि नहीं मैं ये तो ये करने जा रहा हूं, मैं तो इतना करने जा रहा हूं। नहीं,
हम इस देश तो होगा ना आपका कि भाई 300 पार आप करेंगे, बीजेपी ने जो नारा, हम इस देश की जनता का विश्वास लगातार जीत रहे हैं। हम उनके सामने ये बात रख रहे हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और धीरे धीरे लोग एकजुट होते हुए राहुल गांधी जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। कारवां जुड़ता जा रहा है, इस देश का युवा जुड़ता जा रहा है, महिलाएं जुड़ रही हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। नंबर मुझे लगता है कि मीडिया को भी नंबरों के इस फर्जी खेल से बचना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि 10 लाख की रैली आपने गांधी मैदान में की है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आरोप आपके सहयोगी पे लगा रही है कि मोदी जी का अपमान कर दिया। किस तरीके से आप देखते हैं? फर्जी आरोप है। लालू जी के भाषण के तो अटल बिहारी वाजपेयी तक जी प्रशंसक हुआ करते थे। कहा कि मोदी हिंदू नहीं है, उस पर सवाल उठा रही है बीजेपी। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप लालू जी से पूछे, वो इतना तार्किक जवाब आपको देंगे। उन्होंने जो तर्क रखे हैं उस पर डिबेट नरेंद्र मोदी जी और लालू जी करें ना, उसमें कोई इमरान क्या करेगा। मैं ना किसी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट, ना मुसलमान होने का सर्टिफिकेट, मैं इस खेल वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन मोदी जी चूंकि सर्टिफिकेट बांटते हैं तो लालू जी ने उसका जवाब दिया उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमसे खास बातचीत कर रहे थे। हमारे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन दिल्ली।